नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज जो हैं उनका क्या रोल है और लाइब्रेरी रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं और इनको आप सर्च किस तरह से करते हैं। तो लाइब्रेरी रिसोर्सेज में हमारे पास दो मेन चीजें आती हैं, एक आपके पास आ जाएंगी बुक्स और एक आपके पास आ जाएंगे पेरियोडिकल्स, जिनके अंदर आपके पास जर्नल्स और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह भी आते हैं। अब अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स आप सबको पता है कि इनके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वास्ट होती है और इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो खासी ऑथेंटिक होती है। वो काफी सारे प्रोसेस से गुजर के, प्रूफ रीडिंग से गुजर के फिर आपके सामने आती है। बाज औकात एक बुक एक ऑथर ने लिखी होती है और समटाइम्स यूं भी होता है कि एक बुक के कुछ चैप्टर्स कुछ ऑथर्स ने लिखे होते हैं, कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो कुछ ऑथर्स ने लिखे होते हैं। अब बात यह है कि लाइब्रेरी में आप बुक्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपके सामने थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर देती हूँ। अच्छा, बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं, आप उनमें अगर जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर ऑनलाइन सिस्टम होता है। कैटलॉग ऑनलाइन सिस्टम किस तरह से होता है? ऑनलाइन सिस्टम ये होता है कि उन्होंने हर बुक को एक स्पेसिफिक कोड नंबर असाइन किया होता है। आप उनके कैटलॉग में जाते हैं, आप वहां पर अपने बुक के टाइटल को एंटर करते हैं या जिस भी हवाले से, फॉर एग्जाम्पल आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक चाहिए, आपने लिखा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो आपको बता देगा कि इस सेक्शन में जाए तो वहाँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं। या अगर आपको ऑथर भी बुक का पता है, टाइटल बुक का पता है, अगर आप वो लिखें तो वो आपको एग्जैक्टली बता देगी कि आपकी बुक जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि आप बासानी लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाते हैं, अपने टॉपिक पे सर्च करते हैं और आपको जो इंडेक्स है वो प्रोवाइड कर देगा तमाम टाइटल्स, ऑथर जो आपकी बुक से रिलेटेड होंगे। ठीक है। इसके एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप लोग सर्च करें, हमारे पास जैसे ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी हैं, जो हमारी मैनुअल लाइब्रेरीज होती है ना, वहां पर भी ये सिस्टम होता है। आपकी मैनुअल लाइब्रेरीज जैसे आपकी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरीज हैं, आप वहां जाएं, यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी, तो वहां पर भी ये सिस्टम होता है कि उन्होंने अपनी पूरी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी उनकी एंट्रीज कंप्यूटर पे की होती हैं। आप वहां पर जाकर एंटर करके चेक करते हैं और फिर वही वाले मुतालिका सेक्शन में जाके अपनी बुक ले लेते हैं। और यही चीज ऑनलाइन भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जी लाइब्रेरी, आप उस पर किसी भी, अगर आप फॉर एग्जांपल वहां लिखते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो वहां क्या होगा, आपने कीवर्ड ये लिखा, उससे रिलेटेड तमाम बुक्स ओपन हो जाएंगी। आप स्पेसिफिकली लिखते हैं वहां पर कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इस ऑथर की बुक, तो वो आपके पास वो वाली ओपन हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आपको प्रोवाइड करती है एक्सेस, आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, कैटलॉग के थ्रू अपनी बुक तक पहुंच सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि हर बुक को एक स्पेसिफिक नंबर असाइन किया गया होता है जिसको हम कॉल नंबर कहते हैं। कॉल नंबर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहते हैं कि जी मेरा घर जो है वो इस एरिया में है। ठीक है। मैं उस पूरे एरिया में आपका घर नहीं ढूंढ सकती, बट इफ यू टेल मी हाउस नंबर, तो फिर क्या होगा, मेरे लिए आपके घर पहुंचना आसान होगा। तो सिमिलरली अगर आपको उस बुक का स्पेसिफिक कॉल नंबर बता दिया जाए, तो आपको अगर कहा जाता है कि ये अलमारी नंबर जो है 23 में ये बुक पड़ी है, तो आपको उस पूरी अलमारी ढूंढने की बजाय अगर एग्जैक्टली उसको कॉल नंबर बता दिया जाए, उसका कोड बता दिया जाए, तो आपके लिए वो बुक के एड्रेस के तौर पर काम करेगा और आप बहुत आसानी के साथ अपनी उस बुक को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आप जब स्टैक्स यानी जो बुक्स की ढेरी है वहां जाते हैं, तो आपको, अब ये बात हो रही है जब आप किसी मैनुअली लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां की बात हो रही है, तो आपके पास ऑथर का नेम, टाइटल, कॉल नंबर वगैरह होना जरूरी है, जिससे क्या होगा, आप आसानी से बुक को फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है, अगर आपको कोई बुक वगैरह नहीं मिलती तो फिर आप क्या करें, लाइब्रेरियन की हेल्प लें और वो आपको जो है हेल्प आउट करेगा कि किस तरह से आपने इस बुक को ढूंढना है। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास लाइब्रेरीज के अंदर एक रेफरेंस सेक्शन भी होता है। रेफरेंस सेक्शन क्या होता है? रेफरेंस सेक्शन के अंदर वो बुक्स होती हैं जैसे डिक्शनरीज हो गई, फिर उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया हो गए, कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो गए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? खुलासा, समरी होती है। और बायोग्राफिकल रेफरेंसेस, जिसमें होता है कि इस बंदे की ये अकॉम्प्लिशमेंट है, इस बंदे ने ये काम किया। अच्छा, जो रेफरेंस सेक्शन में बुक्स होती हैं, ये बहुत नायाब, बहुत रेयर चीजें होती हैं। ये कभी भी आपको घर ले जाने के लिए या लाइब्रेरी से बाहर ले जाने के लिए इशू नहीं की जाती। आप लाइब्रेरियन से बात करके उसके स्पेसिफिक पोर्शन को या तो उसमें से कंटेंट को नोट डाउन कर सकते हैं या उसको आप कॉपी करवा सकते हैं, बट आप उसको जो है चेकआउट यानी उस लाइब्रेरी से बाहर जो है वो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आमतौर पर ये रेफरेंस सेक्शन की जो में जो कंटेंट होता है वो ऐसा होता है जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं।
और ये भी है कि अगर आपने इसको इशू करवा ली है, तो मैंने शुरू में आपको बताया ये इसकी बहुत सारी कॉपीज अवेलेबल नहीं होती। अगर आपने इशू करा के आप घर ले गए हैं, तो आपके बाद अगर कोई और विजिटर लाइब्रेरी में आया तो वो उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो इस वजह से क्या करते हैं कि इनको बाहर ले जाने की इजाजत नहीं होती, आप वहीं पर बैठ के उसमें से इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी रिसोर्सेज का जो दूसरा सोर्स है वो है पेरियोडिकल्स। पेरियोडिकल्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैगजीन हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं और दूसरी किस्म की पब्लिकेशन है, जो कि मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन यानी माहाना, हफ्तावार या हर 15 रोज के बाद क्या होती रहती हैं, पब्लिश होती रहती हैं। इनका डेटा जरा ज्यादा अप टू डेटेड होता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पब्लिश होता है। देखिए एक बुक है, वो मैंने लिखनी शुरू की है, मुझे उसको लिखने में साल लगेगा, फिर मैं उसको पब्लिश करवाऊंगी और जब वो लोगों तक पहुंचेगी तो उसके अंदर जो डेटा होगा वो मे बी साल 2 साल पुराना हो चुका हो। बट जो आपके पेरियोडिकल्स होते हैं, जो जर्नल्स के अंदर मटेरियल होता है, वो बहुत ज्यादा अप टू डेटेड होता है। उसके बाद आ जाता है, अच्छा एक चीज और कि आपके पास पेरियोडिकल्स दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होते हैं जर्नल इंटरेस्ट पेरियोडिकल्स, ठीक है, जो आम अवामुन नास के लिए होते हैं, जैसे उसमें मैगजीन आ गए, न्यूज़पेपर आ गए, ठीक है। मैगजीन और न्यूज़पेपर से भी क्या होता है, बाज़ औक़ात कोई साइंटिफिक आपको उसमें दी गई होती है रिसर्च वगैरह। इनका जो टारगेट होता है ये सादी जबान में जनरल पब्लिक के लिए लिखे होते हैं। अगर आप कभी कोई मैगजीन देखें तो उसमें अक्सर होता है कि कोई डॉक्टर होगा, उसने आपके लिए कोई आर्टिकल लिखा होगा, लेकिन उसने बिल्कुल वो आम अल्फाज में किसी बीमारी के हवाले से अगर लिखा है तो वो बिल्कुल आम अल्फाज में लिखा होगा कि आम पब्लिक जो है वो उसको समझ पाए। उसमें उसने कोई कैलकुलेशंस, कोई ग्राफ, इस तरह की चीजें रिप्रेजेंट नहीं की होंगी, कोई फॉर्मूले, वो चीजें इसमें नहीं होंगी, ठीक है। ये गुड होते हैं, गुड फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड करंट इवेंट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, से आपको अपनी सारा आप अप टू डेटेड रहते हैं कि अच्छा ये रिसर्च है। लेकिन जो हमारे स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च जर्नल, ये क्या होते हैं, ये किसी प्रॉफिट के पर्पस के लिए या एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए नहीं होते, बल्कि इनका टारगेट क्या होता है, स्कॉलर्स ही होती हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ नैनो पार्टिकल्स पे, ठीक है, तो मैं सारे आर्टिकल्स कौन से खोलूंगी, जो नैनो पार्टिकल से रिलेटेड है। तो उन्होंने जो काम पब्लिश किया हुआ है वो उन्होंने किसके लिए पब्लिश किया हुआ है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही पब्लिश किया हुआ है। उसमें उन्होंने हाई फाई टेक्निक्स, फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस यूज की होंगी, ग्राफ होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो टारगेटेड जो है ऑडियंस वो है जो खुद इन कामों को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इन चीजों को जानती है, ठीक है। तो ये कह लें कि ये प्रॉपर जो है साइंटिफिक वे में लिखे गए होते हैं, जबकि जो सादे आपके मैगजीन या न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल है तो वो एक आम आवाम के लिहाज से लिखे गए होते हैं, ये सिंपल वर्डिंग में होते हैं और ये आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल वे में लिखे हुए होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्टेड स्कॉलर जर्नल, यहाँ कुछ जर्नल्स के नाम दिए हैं, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू, क्वार्टरली जर्नल ऑफ स्पीच, ये उन्होंने ओवरऑल साइंस के लिहाज से बात की है। आप लोगों ने सर्च करने हैं, कोई 4 से 5 ऐसे नाम लाजमन सर्च कीजिएगा कि केमिस्ट्री की फील्ड में ऐसे कौन से जो हैं जर्नल्स जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा और ये आपको आगे चलकर हेल्प आउट भी करेंगे इन रिसर्च। जर्नल क्या करते हैं, engage in a process of peer review in which scholar and their articles to the editor, and the editor has other experts in the field examine the article to determine the quality of its research, writing and fit with the scholarly goals of the publication. ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी काम करके एडिटर को सेंड कर दूंगी और वो मेरा काम पब्लिश हो जाएगा। एडिटर के पास खुद एक पूरी टीम होगी। देखें अगर मेरा काम नैनो पार्टिकल से मुतालिक है, मेरा काम जो है वो किसी बेस की सिंथेसिस से है, तो मैं उससे मुतल्लिका जो जर्नल है वहीं अपना आर्टिकल भेजूंगी और उस आर्टिकल का जो एडिटर है उसके पास एक पूरी टीम होगी जो कि इस टॉपिक पर कमांड रखती होगी, ठीक है। जो जर्नल्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बायोग्लास से रिलेटेड, सिरेमिक से रिलेटेड, पॉलीमर से रिलेटेड, यानी हर छोटी छोटी फील्ड से मुतालिका जर्नल होते हैं। तो उस जर्नल के पास उससे रिलेटेड एक पूरी टीम होती है जिसकी स्पेशलाइजेशन उस पर होती है। वो आपके काम को देखते हैं कि क्या ये लॉजिकली ठीक है, इसमें फॉर्मूलाज, इसकी कैलकुलेशंस और इसका जो राइटअप है क्या वो जर्नल के स्टाइल के मुताबिक लिखा हुआ है, ये सब चीजें करते हैं। इसको कहा जाता है पीर रिव्यू। पीर रिव्यू के प्रोसेस से वो गुजरता है, यानी आपके काम को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और देखा जाता है कि अगर वो इस काबिल है तो उसको पब्लिश किया जाता है, वरना आपको ईमेल आ जाती है कि आपका काम जो है हमारे जर्नल के लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आप किसी और जर्नल को सर्च करते हैं। तो इसको करने का, पीर रिव्यू करने का पर्पस क्या है, अगर हम किसी की भी रैंडम कोई भी रिसर्च पब्लिश कर देते हैं
ठीक है, तो कल को जो नए रिसर्चर हैं वो तो आपकी इस रिसर्च को सही मानेंगे ना, उसको एज अ रेफरेंस मानेंगे, और हो सकता है कि वो आपने रिसर्च में कोई कैलकुलेशन सही ना की हो, तो वो मसला हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पीर रिव्यू की जाती है, ताकि जो है बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा जो है वो आगे लोगों के सामने आए। उसके बाद आ जाता है फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस हमारे पास जो है, बजाय इसके कि हम लेटेस्ट पेरियोडिकल्स की प्रिंट या हार्ड कॉपी लें। देखें, मेरे पास कोई जर्नल है, वो पब्लिश हुआ है, उसके अंदर कोई जो भी आर्टिकल्स आए हैं, बजाय उसके कि जर्नल कनाडा का, अमेरिका का है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि मुझे हार्ड कॉपी भिजवाएं, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ किस्म की डेटाबेसेस वेबसाइट्स मौजूद हैं, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, बासानी सर्च कर सकते हैं। शायद मैंने पहले भी आपके सामने नाम लिया हो, आपके पास साइंस डायरेक्ट है, इस पर आप जाके आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं। आप गूगल स्कॉलर्स पे जाके आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे जाएंगे, आपके सामने पूरा आर्टिकल जो है वो खुल जाएगा, आपको अलग से उनसे हार्ड कॉपी की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और समटाइम्स होता है कि आपके पास सिर्फ जो है अवेलेबल नहीं होता, आपके पास सिर्फ उसका मेन एब्स्ट्रैक्ट वगैरह खुल रहा होता है, तो आप फुल टेक्स्ट जो है वो उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और उसमें भी फिर हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स, जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है साइंस हब, ये क्या करती है, वो आर्टिकल्स जो आपके पास मुकम्मल तौर पर आपके कंट्री में ओपन नहीं हो रहे, ये वेबसाइट उनको एक्सेस करती है और ये आर्टिकल्स आपके पास ओपन हो जाते हैं। आप कल को जब रिसर्च की फील्ड में आएंगे, तो आपने जितनी भी सर्चिंग वगैरह करनी है वो इन्हीं वेबसाइट्स वगैरह पर करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी इंटरनेट क्या है। इंटरनेट से आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। ठीक है, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स व्हाइल द वेब आल्सो रेफर्स टू एज। अच्छा, यहाँ दो चीजें हैं, एक चीज आ जाती है इंटरनेट, और दूसरी चीज आ जाती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, WWW। ठीक है, ये दो चीजें क्या हैं। इंटरनेट आप सबको पता है क्या है, कनेक्शन है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ राब्ते में हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, WWW एक स्पेसिफिक डोमेन होती है जिसपे आप जाकर सर्चिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं। Internet is a global network of networks, while the web, also refers to as World Wide Web, is a collection of information which is accessed via internet. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप क्या किसी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं? नो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहली जो पेरेंट चीज है वो आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी का, इंटरनेट का होना जरूरी है, और फिर आप कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है उसको सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर while the web is service on top of that infrastructure। ठीक है, वेब एक तरह से सर्विस है, और इंटरनेट क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी वेब जो है वो इंटरनेट के बगैर काम नहीं कर सकती। इंटरनेट कैन बी viewed as a big bookstore while the web can be viewed as a collection of books on the store। ठीक हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, आपको ब्रीफली बता रहे हैं कि इंटरनेट क्या होता है। वो आपने देख लिया है कि वो कॉम्बिनेशन है नेटवर्क्स का, चीजों को ग्लोबली इकट्ठा करता है, कम्युनिकेशन करवाता है। आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे नाइजीरिया, अर्जेंटीना, USA, कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को। अब अगर आप सर्च करें तो रिसर्च पेपर आपके पास तमाम मुल्कों के खुल जाएंगे, उसमें आपके पास बिल्कुल भी ये चीज नहीं होगी कि ये इस कंट्री का है, ये इसका है। तो इट मीन्स कि आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी पॉइंट पर बैठ के पूरी दुनिया में की जाने वाली रिसर्च के साथ जो है वो इन टच रह सकते हैं। क्विक पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि इसमें आप मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और फिर उसके बाद इसने चीजों को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, कंप्यूटर इज इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा इंटरनेट को एक्सेस करने के बेतहाशा वेज हैं, और देयर आर 3.5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स इन दी वर्ल्ड, और मोस्ट प्रोबेबली कि इससे भी ज्यादा हो। उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पर जाके, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इसको गूगल कर लें, तो गूगल भी क्या है, ये भी एक तरह से आपके पास वेबसाइट है। तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन तक रसाई का जो जरिया है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। मैंने आपके सामने भी जैसे साइंस डायरेक्ट लिखा, गूगल स्कॉलर लिखा, तो ये सब क्या थी, ये वेबसाइट्स थी। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वेब यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल। अगर आप कभी सर्च करें तो अपनी सर्च बार पे देखिएगा,
आपके सामने अभी मैं आपके सामने कुछ चीजें ओपन भी करूंगी तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो स्टार्ट में HTTP लिखा आ रहा होता है, वो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल और एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है उस वेबसाइट तक जाने का। अब आप वेबसाइट्स ओपन कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या रिक्वायर होते हैं, ब्राउजर। ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपने नाम सुना हुआ है, गूगल क्रोम का नाम आपने सुना है, फायरफॉक्स का आपने नाम सुना है। ठीक है, ये वो कॉमन नेम है जो मैंने आपके सामने बोले, जो आपने सुने हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बेतहाशा ब्राउजर है। ब्राउजर पर जाकर आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब आपको इसके क्विक पॉइंट्स कुछ बता रहे हैं कि इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन अ मार्कअप लैंग्वेज दैट सपोर्ट लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आप वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर एक ब्लू सा एरिया बना होता है, उसके ऊपर हाथ का इमेज बन रहा होता है, और उस पर अगर आप क्लिक करें तो आप आगे फर्दर एक और जगह पर पहुंच जाते हैं, या लिखा होता है क्लिक हेयर। जब आप वहां क्लिक करते हैं तो वो आगे से आपको अगले डॉक्यूमेंट की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपर लिंक। उस पे लगा हुआ है कि एक पे क्लिक करके आप अगली फाइल पर जंप कर जाते हैं। और उसके बाद वही बता रहे हैं कि हमारे पास एप्लीकेशंस जो हैं, उनको वेब ब्राउजर कहते हैं, जिनके थ्रू आप वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी वेबसाइट्स, एक ये भी एक रफ एस्टिमेट है कि वो मौजूद हैं। क्लियर। ये हमारे पास हो गया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के क्या क्या सोर्सेज हैं। इंटरनेट चाहिए, ब्राउजर चाहिए, उस पर आप वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट पे जाके आप जर्नल्स खोल सकते हैं, आर्टिकल्स देख सकते हैं, बुक्स खोल सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को सम अप करें तो इसका मतलब है कि आईटी के बगैर, कंप्यूटर के बगैर आपकी रिसर्च अधूरी है। अधूरी क्या, आप उसको कंडक्ट ही नहीं कर सकते उस तरह से। ठीक है, या बहुत ही लिमिटेड वे में आपका काम होगा और आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट जो है इसके बगैर नहीं कर पाते।